Hello everyone, I am Zainab Khan and today is your science turn. Students, we are going to discuss about force and pressure. फोर्स का मीनिंग होता है बल और प्रेशर का मीनिंग होता है दाब। तो आज इसी चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको फोर्स के बारे में ऐसे ही बता देती हूँ। फोर्स का मीनिंग होता है बल, ठीक है। तो बल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की पोजीशन में चेंज कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको क्या कर देगा, उसके अंदर मूविंग पैदा कर देगा, ठीक है, यानी कि उसको चला देगा। अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसे रोक भी सकता है बल, यानी कि वो क्या कर सकता है बल, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो डिटेल में आज इसी के ही बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी है, वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ सच एज ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि दरवाज़ों को खोलना, बंद करना, स्क्वीजिंग अ टूथपेस्ट ट्यूब, साथ में टूथपेस्ट ट्यूब को दबाना, पिकिंग अ बुक उठाना, हिटिंग अ बॉल विद अ बैट से बॉल को हिट करना, कैचिंग अ बॉल पकड़ना, पुलिंग अ चेयर खींचना, लिफ्टिंग अ बॉक्स ईटीसी, साथ में बॉक्स उठाना, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर अस टू अप्लाई सम काइंड ऑफ ए फोर्स, और इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एक फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। बिना फोर्स के हम इनमें से कोई भी एक काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, फोर्स, a force can be defined as a push or pull exerted on an object that may give energy to the object and cause it to start moving, stop moving or change its position. फोर्स को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? फोर्स क्या है? एक पुल और पुश है, यानी कि किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना है, ठीक है, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है और उससे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो रुक जाएगा, अगर रुका हुआ है तो मूव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन अ डोर, अगर आप क्या करते हैं, एक डोर को ओपन करते हैं, यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट टू कॉज इट मूव, उस पर आप एक बल लगाते हैं जिसकी वजह से वो मूव हो जाता है। इंक्रीजिंग योर फोर्स विल मेक इट मूव फास्टर, अगर आप ज़्यादा बल लगाते हैं तो वो तेज़ी के साथ मूव कर सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप द डोर फ्रॉम ओपनिंग, अगर आप क्या करना चाहते हैं, ओपनिंग यानी कि खुलते हुए डोर को रोकना चाहते हैं, यू ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, तब भी आपको एक फोर्स उस पर अप्लाई करना होगा। दिस टाइम द फोर्स प्रिवेंट्स द डोर फ्रॉम मूविंग, तब इस टाइम जो आप बल लगाएंगे वो किस लिए लगाएंगे, मूविंग जो डोर है उसको रोकने के लिए। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन इन विच द डोर इज़ मूविंग, यू कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, अगर आपको क्या करना है, डायरेक्शन भी चेंज करनी है किसकी, डोर की, मूविंग डोर की, तब भी आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। अब आता है आपका फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। हाउ डज द फोर्स कम इन टू प्ले, यानी कि फोर्स किस तरह से काम करता है। फॉर द फोर्स टू कम इन टू प्ले, फोर्स के वर्क करने के लिए देयर शुड बी टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, वन ऑन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड एंड द अदर हु अप्लाइज द फोर्स, यानी कि एक वो ऑब्जेक्ट जिस पर आपको फोर्स अप्लाई करना है और एक जिसके द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, कंसीडर अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, यानी कि इसमें आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है कि एक कार के पीछे क्या खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है। जो कार कैसी है, स्टेशनरी, यानी कि रुकी हुई है। विल द कार मूव ड्यू टू mere presence of the person behind it? Certainly not. क्या आप, ऐसा हो सकता है कि अगर वो पर्सन उस पर धक्का नहीं लगाए, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगाए, सिर्फ पीछे ऐसे ही खड़ा रहे, तो क्या वो कार मूव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। नाउ ही पुशेस द कार, तब क्या होगा, अब उसे कार को पुश करना है। द कार बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तब क्या होता है, उसके पुश करने पर कार मूव कर जाती है, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। Thus, interaction between the car and the man result a force to act between the two. इस प्रकार कार और आदमी के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच कार्य करने के लिए बल उत्पन्न होता है। इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़ मे और मे नॉट इन्वॉल्व अ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। इंट्रैक्शन यानी कि दो बॉडीज़ के जो बीच इंट्रैक्शन है उसमें ज़रूरी नहीं कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हो और नहीं भी। उसके बाद आता है आपका रिजल्टेंट फोर्स।
व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जब क्या होता है, जब दो फोर्सेस किसी एक बॉडी पर एक्ट करते हैं या कार्य करते हैं सेम डायरेक्शन में, देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस एंड द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तब क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो है सम वो किसके इक्वल होगा, टोटल फोर्स के इक्वल होगा, और साथ में डायरेक्शन भी सेम रहेगी। बट व्हेन टू फोर्सेस एक्ट एट द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जब क्या होता है किसी एक पॉइंट पर बल लगाया जाता है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, देन द रिजल्टेंट फोर्स, तब उनका रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस, तब उन दोनों फोर्सेस के अंतर के बराबर होगा। एंड द डायरेक्शन विल बी अलोंग द ग्रेटर फोर्स, और जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो किसकी तरफ होगी, जिधर ज़्यादा बल लग रहा होगा या जो ज़्यादा बल होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इसे इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए, अ गेम ऑफ ए टग ऑफ वॉर इन विच टू टीम्स पुल एट अ रॉप इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये क्या होता है, रस्सी का जो ये गेम दिखाया गया है नीचे, इसके अंदर क्या होता है, दो टीम्स होती हैं और आपस में वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हैं। द मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम पुल द रॉप इन दियर डायरेक्शन, द टीम दैट अप्लाइज अ ग्रेटर फोर्स विंस द गेम। और जो भी टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है वही टीम क्या हो जाती है, जीत जाती है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि क्या इफेक्ट्स हैं फोर्स के। देखिए, अप्लाइंग अ फोर्स कैन अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग वेज। जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है तो देखिए किस तरह से होता है वो, इसमें जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगी। फोर्स कॉज मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट का कारण क्या होता है, फोर्स होता है। जैसे कि मैंने आपको एक कार का एग्जाम्पल दिया था, जब एक आदमी उसको पुश कर रहा है तो उसमें क्या हो जाता है, मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो यही है इसका फर्स्ट पॉइंट का। उसके बाद आता है सेकंड, फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा बढ़ा सकता है। जैसे कि क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम साइकिल का। साइकिल आप चलाते हैं तो उसकी स्पीड आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, किसके द्वारा, फोर्स लगाकर। थर्ड है आपका फोर्स स्लोज डाउन और कम्प्लीटली स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है, रोक भी सकता है या फिर उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकता है। तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल अभी मैं आपको दे चुकी हूँ, वो साइकिल का ही है। इसमें स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं और साथ में ब्रेक लगाकर उस बाइसिकल को रोक भी सकता है। आपका फोर्थ पॉइंट, फोर्स चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। वही एग्जाम्पल है फिर इसका फुटबॉल का। फिर फुटबॉल में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, किक करते रहते हैं बॉल को। और किक क्या है, वो किक कैसे लगेगी, फोर्स से ही लगेगी। ठीक है, जिससे उस फुटबॉल की क्या होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। उसके बाद इसका एक लास्ट पॉइंट और रहता है, वो है फिफ्थ, फोर्स चेंज शेप्स एंड साइजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और चेंज कर सकता है या शेप चेंज कर सकता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रबर बैंड। रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी छोटी बॉल्स भी आपने देखी होंगी लेदर की, जब उससे आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो भी क्या होने लगती है, प्रेस करने पर छोटी होने लगती है, दब जाती है वो। ठीक है, तो उससे साइज़ भी क्या होने लगता है, उसका चेंज होने लगता है। उसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आपको 2 टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले है आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी आपको 2 टाइप्स दिए गए हैं फोर्सेस के, एक मस्कुलर फोर्सेस, दूसरा है आपका फ्रिक्शनल फोर्सेस। ऐसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको 3 टाइप्स दिए गए हैं। एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड थर्ड है आपका मैग्नेटिक फोर्सेस। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस को मैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को आपको डायरेक्टली ही स्टडी कराऊंगी। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं या एक दूसरे के टच में होते हैं तो वो आपका कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स के अंदर क्या होता है, आप वॉक करते हो, रनिंग करते हो, ठीक है, या किसी चीज़ को पिक करते हो, उठाते हो, जिम करते हो, तो इसके अंदर आप किस फोर्स का यूज़ करते हो, मस्कुलर फोर्स का। क्योंकि अगर आपकी मांसपेशियाँ आपकी बॉडी पर एक फोर्स नहीं डालेंगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिम जाते हैं, जिम में बहुत सारे टूल्स क्या होते हैं, आप उठाते हैं
तो वो भी कैसे उठाते हैं? अपनी मांसपेशियों के द्वारा ही, यानी कि जो मांसपेशियाँ आपकी बॉडी पर बल लगाती हैं उसके द्वारा ही आप उसे उठा सकते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि क्या करती हैं जो ये होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए किसका, पुलिंगा कार्ट का ले लीजिए। उसमें एनिमल क्या करते हैं, किस तरह से कार्ट को, गाड़ी को खींचते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी उनकी जो मांसपेशियां हैं वही वर्क करती हैं। उसके बाद आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है घर्षण, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। जब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पर या ज़मीन पर मूव कर रहा होता है तो उस सरफेस के द्वारा उस पर एक फोर्स वर्क करता है जो उसको मूव करने से रोकता है, वही आपका कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई बॉल है, ठीक है, वो सरफेस पर मूव कर रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? इसी फोर्स की वजह से रुक जाती है। अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो लगातार मूव करती ही रहेगी। अब आप ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है, तो आप जब चलते हैं, आप ये देख लीजिए, अगर आप खुरदुरे फर्श पर चलते हैं, ठीक है, तो आपने देखा है जब आप चलते हैं तो आप फिसलते भी नहीं हैं और आराम से रुक भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स लगाता है आप पर। लेकिन अगर आप ऐसी चिकने फर्श पर चलते हैं तब क्या होता है आप तेज़ी से चलने पर क्या होता है, रुक भी नहीं पाते हैं और साथ में गिरने का या फिसलने का भी डर ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स आप पर कम लगाता है। तो यही फोर्स जो कि आपको मूव करने से रोकता है वही आपका कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे ही आपका आता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। देखिए कांटेक्ट फोर्सेस में तो ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे होंगे, कांटेक्ट में होंगे, है ना, यानी कि एक दूसरे को टच भी कर सकते होंगे। लेकिन नॉन कांटेक्ट में ऐसे नहीं होता है। नॉन कांटेक्ट में फोर्स तो वर्क करता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या नहीं होते हैं, कांटेक्ट में नहीं होते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसमें दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स का, आपको एक दिया गया है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, जिन्होंने इसकी डिस्कवर की थी, ठीक है, इस फोर्स को डिस्कवर किया था। इसमें क्या बताया गया था कि अर्थ जो होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था पेड़ से सेब के गिरने का, कि सेब नीचे क्यों गिरता है, किस वजह से गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। तो उन्होंने इस बात की खोज की थी कि ज़मीन क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और यही फोर्स उसका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप हवा में किसी चीज़ को उछालते हैं तो फिर वो क्या करती है, वापस फिर से ज़मीन पर ही आकर गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा होता है। आप क्या करते हैं, जब जीने पर चढ़ते हैं तो ज़्यादा आप अपने अंदर थकावट महसूस करते हैं, लेकिन उतरने में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप फोर्स के विपरीत जा रहे होते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको मेहनत करनी पड़ती है जीना चढ़ने में। लेकिन जब आप उतरते हैं तो फोर्स की ही डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, इसलिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आप हाँफते भी नहीं है। तो ये है आपका एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, जो कि आप क्लास में भी कर चुके हैं या अपने घर पर भी कर चुके हैं। आप क्या करते हैं, कॉम को, ठीक है, अपने बालों में रब करते हैं, फिर आपके पास छोटे छोटे से पेपर जो नीचे आप क्या कर लेते हैं, कट कर कर रख लेते हैं। लेकिन जब आप क्या करते हैं, कॉम को अपने हेयर में रब करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, उन पेपर्स के पास अपना कॉम लेकर जाते हैं तो वो पेपर्स उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वो क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि कॉम चार्ज हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? चार्ज हो चुका होता है, जिस वजह से वो पेपर्स उस पर चिपक जाते हैं। तो यही फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको बुक में नहीं दिया गया है। उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो सुनने में ही लग रहा है, ठीक है, इसमें मैग्नेट का यूज़ हो रहा होगा। मैग्नेट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैग्नेट का यही है। आप एक मैग्नेट ले लीजिए, उससे थोड़ी दूरी पर क्या रख दीजिए, आयरन पिन्स रख दीजिए या आयरन नेल्स रख दीजिए, यानी कि जो कीले होती हैं लोहे की वो रख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, वो खुद ही उस पर क्या हो जाती है, चिपक जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चिपक जाती हैं किस फोर्स के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा चिपक जाती हैं। तो आपने सब इन चीज़ों में ये देखा कि आपने इसके अंदर फोर्स खुद पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने नेल्स को मैग्नेट के बिल्कुल करीब लाकर रख दिया हो या उनसे चिपका दिया हो, ऐसा नहीं किया है। आपने दोनों को एक दूसरे से दूरी पर रखा है और उनके बीच में कुछ जगह भी खाली रही है, ठीक है, लेकिन फोर्स खुद पैदा होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जैसे मैंने कॉम का और पेपर्स का आपको एग्जाम्पल दिया, थोड़ी दूरी पर कॉम रखते हैं लेकिन फोर्स खुद ही उसके अंदर आ जाता है और वो उससे चिपक जाते हैं। ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स का था
ठीक है। तो इनके बीच कुछ खाली जगह रहती है, लेकिन इस जो आपका क्या था कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके अंदर खाली जगह नहीं रहती है। ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स और ये कहलाएगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो हमने कितने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े हैं? 2, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके अंदर भी टाइप्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर 3 टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अगर इसमें किसी को कुछ भी कंफर्म करना हो तो वो मुझसे पर्सनली मैसेज कर कंफर्म कर सकता है। थैंक यू।